जय हिंद साथियों, महेंद्र सिंह चौहान। और जैसे कि आप देख सकते हैं प्राचीन इतिहास की सीरीज़ चल रही है और पांचवा मैं कोशिश की थी कि चौथे पार्ट में इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट रह गई है, जैसे दक्षिण भारत के राजवंश। तो ये और कुछ चीज़ें हैं जो इस पांचवें पार्ट में मैं ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। और आज जो है प्राचीन इतिहास का पूरा जो है टॉपिक समाप्त हो जाता है यहीं पर, और ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इतिहास जो प्राचीन इतिहास का मैं इसके क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आऊँगा प्रैक्टिस के तौर पर अगले वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर पहला कि गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम देख लेते हैं कि जो है, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था साथियों? श्रीगुप्त था, याद रखना है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच बना, ये भी याद रखना है आपको। फिर गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो कौन था साथियों? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको याद रखना है। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये आपको पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है साथियों, तो ये हम लोग जो है, ठीक है, तो यहाँ चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसी के साथ आपने देखा कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। उसके बाद इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसने क्या किया था कि दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसी कारण इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है कि समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था, यानी विष्णु को मानता था। समुद्रगुप्त सॉरी संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, उससे लगाया जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिक्षेण था, तो याद रखना है। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना। उसके बाद में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, तो ये भी याद रखना है, किसकी विजय के उपलक्ष्य पे चलाए? तो शकों की। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आ चुका है साथियों। ये मध्य प्रदेश का है उज्जैन, तो ये याद रखना उज्जैनी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र में उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको याद रखना है कि अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें से एक थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, ठीक है ना, अमर सिंह, शकु, ये सभी आपको जो यहाँ पर दे रखा है, तो इनके नवरत्नों में से थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव कौन था? जो संधि कराता था, समझौते कराता था, वो था वीरसेन, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अगला देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया? श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त के बाद में जो है आपने देखा कि समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त प्रथम आया, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम से याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हेनसोंग जो है उसी समय भारत आया था और 14 वर्षों तक वहाँ पे रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त बना, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। तो बस इतना याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। देखिए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इधर यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? पेट थी, याद रखना है।
और भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ वो है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हुए साथियों, ये दक्षिण भारत है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक वाले जितने भी राजवंश हुए वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो दक्षिण भारत के राजवंश में देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपको दे रखा है यहाँ पर पल्लव वंश, तो याद रखना है पल्लव वंश। तो देखिए, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु था, तो ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था साथियों, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आप देखिए कि किराता अर्जुनियम के लेखक कौन थे, तो भारवी थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन थे, भारवी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे, महेंद्र वर्मन द्वितीय थे, परमेश्वर वर्मन थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे और नंदी वर्मन द्वितीय है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अपराजित वर्मन था, तो ये आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन था साथियों, तो अपराजित वर्मन था, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। मत विलास की रचना किसने की थी, तो महेंद्र वर्मन ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव से आकर शिव बन गया। ठीक है ना, शिव धर्म अपना लिया, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। मतविलास की रचना किसने की थी, महेंद्र वर्मन ने की थी, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है साथियों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, उसका निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया, याद रखिएगा। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, याद रखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिनमें किसी प्रकार का अलकरण नहीं है। वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रतापी ने जो वातापी के जो चालुक्य थे उनको हराकर और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, तो याद रखना है। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग कांची आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसने लोकादित्य, एकल, इन सभी की जो उपाधि धारण की थी, और इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था, तो याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था, तो इम्पोर्टेंट है। उसने राजा सिंह आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो ये भी याद रखना है, शक्कर भक्त की। और उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महेंद्र वर्मन ने एकाश मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे रथ भी बोला जाता है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको साथियों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है आपकी यहाँ पर कि दश कुमार चरित के लेखक कौन है। दश कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, याद रखिए, दंडी, दश कुमार चरित के लेखक दंडी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर व बेकुंड पेरुमाल मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड़ई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चोल वंश की यदि बात करूँ तो चोल वंश पल्लवों के स्थापित किया था। इस वंश का संस्थापक विजयालय था, याद रखना है आपको। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था साथियों, याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ये आपको याद रखना है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय, और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य वर्मन ने स्थापित किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य वर्मन ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, तो ये भी याद रखना आपको। पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है। अगला है चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तंग। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ इतनी खास नहीं है, इसको आप लोग देख लें कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक, यहाँ के राजा महिम पाँच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। तो याद रखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से। राजराज प्रथम शिव धर्म को मानता था। इसने तंजौर में
राजराजेश्वर का, ठीक है, बनवाया था, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और चोल साम्राज्य का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें। अगला जो है साथियों इसमें आपका, अगला जो है इसमें राष्ट्रकूट वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेतुर्क। तो एक तो इनके संस्थापक और राजधानी आपको सभी की याद होनी चाहिए। पल्लव की, चोल की हम लोग कर चुके हैं, चंदेल की हम लोग कर चुके हैं, तो ये सभी पल्लव की हम लोग कर चुके हैं, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेतुर्क, शुरुआत में राजधानी कर्नाटक के चालुक्य के, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत, वर्तमान में शोलापुर के निकट मालखेड़, तो ये याद रखना है, मनकीर या मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र, कृष्ण, ये थे। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिए, ठीक है। और एलोरा का मंदिर ये कहाँ है, या पहाड़ियाँ कहाँ है आपकी, तो ये आप जानते हैं कहाँ है, आप और कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, ये महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा आप कि ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल, प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ये अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन है। गणितासार के संग्रह के लेखक महावीराचार्य है। अमोघवर्ती के लेखक अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों की त्याग दे दिया, अपने प्राणों का अंत कर दिया था। ये भी याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो अमोघवर्ष था, याद रखिएगा साथियों। उसके इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ आपको दे रखा है कि कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाल दी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, तो ये भी याद रखना है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं, याद रखिएगा। 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 आपकी जैन की गुफाएं हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद है एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेलीवेट ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है आपके कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी, याद रखिएगा। चालुक्य वंश के जो शासक थे तेलप प्रथम, द्वितीय विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, विक्रमादित्य, रामेश्वर, तेलप थे, तो ये आपको याद रखना है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी साथियों, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर यह है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो विक्रमादित्य 6 था, विक्रमादित्य 6 था, याद रखना है। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे, याद रखना है, विल्हण और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा जो है उसकी जो रचना है वो विज्ञानेश्वर ने की थी, याद रखना है आपको, ठीक है। मिताक्षरा की विज्ञानेश्वर ने की थी रचना, और विल्हण ने जो है विक्रमांक देवचरित, विक्रमादित्य के चरित्र के बारे में इसमें पूरा विवरण किया गया है विल्हण द्वारा और विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा की, तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद चालुक्य वंश यानी वातापी के चालुक्य, तो गुजरात की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा आप यहाँ पर कि जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। प्रमुख शासक पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मा, पुलकेशन द्वितीय, तो ये सभी थे। इनमें से जो सबसे प्रतापी राजा था, शासक था, वो राजा पुलकेशन द्वितीय थे, याद रखना है। पुलकेशन द्वितीय था सबसे प्रतापी शासक, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगली चीज़ जो आती है यहाँ पर वो आती है आपकी कि महाकूट स्तंभ लेख में प्रमाणित है, ये आप छोड़ दीजिए। जिनेंद्र का गो मेगुती मंदिर पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था, तो जैनों का था, जैन धर्म से संबंधित मेगुती मंदिर, तो ये किसने बनवाया था, याद रखना आपको, पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। अगला है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो याद रखना है कि परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की, पुलकेशन द्वितीय ने। और दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी, पुलकेशन द्वितीय ने, याद रखना है। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को लगभग 342 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की क्योंकि वातापी को इसने क्या करा था, जीत लिया था। उसके बाद अगला है आपका एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशन द्वितीय से, पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद है वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन था। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्पत्तरनाथ की उपाधि धारण की, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर का निर्माण किसने किया, तो लोकमहादेवी ने किया। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखिए। फिर आपके बेगी के चालुक्य है, बेगी के चालुक्य इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यदि मैं यादव वंश की बात करूँ, जो यादव लोग रहते हैं, तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी, ठीक है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी, तो भिल्लम पंचम ने की थी। और इनकी राजधानी क्या थी, देवगिरी थी साथियों, कहा थी, देवगिरी थी, तो ये आपको याद रखना है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो सिंहण था साथियों, कौन था, सिंहण था, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ होयसल वंश दे रखा है, तो इसके सिर्फ आप संस्थापक याद कर सकते हैं विष्णुवर्धन, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं खास, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका खैर कोई काम का नहीं है, ठीक है। गंगवंश वज्रहस्त पंचम थे, तो ये इतना कोई काम का नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका बचा है सीमावर्ती राजवंश। तो सीमावर्ती राजवंश की यदि बात करें तो पाल वंश आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, इसने राजधानी मुंगेर को बनाया था, ये आपको याद रखना है। गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की इसी ने स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, जिसमें पाल लगा है वो सभी इसके शासक हुए, तो ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी पिछले इसमें पढ़ा है मैंने आपको, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना तो गोपाल ने की थी, जो इस पाल वंश का संस्थापक है, ओदंतपुरी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी साथियों, धर्मपाल ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आए हुए हैं सभी, वन लाइन फैक्ट है, तो इसमें से ही निकल के आते हैं प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है। उसके बाद 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापत्त स्वामी की उपाधि धारण की, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था, तो ओदंतपुरी आपका विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी जो पाल शासक थे बौद्ध धर्म को मानते थे, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट आता है सेन वंश, और सेन वंश का जो संस्थापक है वो सामंत सेन था, याद रखना है। और इन्होंने अपनी राजधानी नदिया लखनौती को बनाया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, भल्लोल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, विजय सेन था, जो शिव धर्म को मानता था, इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो विजय सेन था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। तो गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन थे, तो ये धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन थे, तो हलायुद्ध थे, तो ये आपको याद रखना है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, स्थापना की, तो ये भी याद रखना है।
सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किया, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ, तो ये याद रखना है आपको। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर पर शासन करने वाला जो था वो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश था, याद रखना। ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। बाकी और एक एक नज़र आप लोग देख सकते हैं इसमें। और यहाँ से एक और चीज़ थोड़ा सा याद रखना है कि कल्हण जो थे हर्ष का आश्रित कवि था, और कल्हण द्वारा जो है कृष्णा लिखी गई थी राजतरंगिनी, तो ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं हालांकि हम, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। अब जो है आपका वो टॉपिक है साथियों जहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न निकल के आते हैं, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो राजपूत राजवंशों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश आता है पहला। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम, याद रखिएगा। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था, ये भी याद रखना है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आप लोग को थोड़ा सा सर्च करके, एक सेकंड, मिहिर भोज था, मिहिर भोज याद है, ध्यान आ गया मुझे, मिहिर भोज था। और ठीक है ना, तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मीर भोज था, और नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था। मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई, तो देखिए यहाँ भी मीर भोज आ गया, ठीक है ना। इनने अपनी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज को बनाई, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। प्रथम शासक कौन था यहाँ पर? तो नागभट्ट प्रथम था, और अंतिम कौन था? यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी 11वीं शताब्दी में, याद रखिए साथियों। दिल्ली नगर को किसने बसाया था? अनंगपाल ने बसाया था, तोमर नरेश, तो ये आपको याद रखना है। अगला है घेड़वाल वंश यानी कि राठौड़, ठीक है। तो घेड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे जिन्होंने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था, तो ये याद रखना है। संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव थे, और शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था, याद रखना है। उनका मंत्री लक्ष्मीधर था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। संयोगिता का अपहरण कर लिया था। उसके बाद अगली चीज़ आती है यहाँ पर कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 चंदावर के युद्ध में हरा दिया था। अगला वंश जो आता है आपका साथी वो है आपका चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अच्छीचित्र थी, और बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करके उसे राजधानी बना दी। अगला है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज था। उसके बाद में यहाँ है कि हरिकेले नामक संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज ने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ यहाँ पर आपको इसमें से ध्यान रखना है साथियों। अगली है फिर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार ने द्वारा निर्मित की थी, तो याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था, तो इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है आपको यहाँ पर। फिर उसका अगली चीज़ आती है यहाँ पर कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। परमार वंश, इसके बाद परमार वंश आता है। परमार वंश की बात करें साथियों तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। राजधानी धार थी। शक्तिशाली राजा राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील बसाई। नेजदी चरित के लेखक श्रीहर्ष है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मुरुतुंग है, तो याद रखना है आपको, ठीक है, कि नेजदी चरित के लेखक कौन है साथियों? श्रीहर्ष है, ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद जो आता है आपका अगला, चलिए और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक और चीज़ है इसमें कि कविराज की उपाधि से विषुवत शासक कौन था? राजा भोज, ठीक है। चलिए और इसमें एक और चीज़ है, भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी, तो याद रखिए। उसके बाद परमार वंश के बाद तोमर वंश का, और उसके बाद चौहान वंश का, और अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया, ये भी याद रखना है। इसके बाद जो आता है आपका चंदेल वंश। तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ती था।
चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, तो याद रखना है। जिसने राजधानी क्या बनाई भाई, खजुराहो बनाई, याद रखना है आपको। ठीक है, नन्नुक था जिसने राजधानी क्या बनाई, तो खजुराहो बनाई, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अगली चीज़ जो आती है यहाँ पर, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा कराया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसको यदि मैं हटा दूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ये भी हो गया। चलिए अगला जो आता है आपका सोलंकी वंश आता है। तो गुजरात का सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। मूलराज प्रथम शिव धर्म था, शिव धर्म को मानता था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये भी याद रखना है। और भीम प्रथम के सामंत विमल ने ठीक है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू यानी माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा मंदिर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था विमल ने, तो ये भी याद रखना है। सोलंकी वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो जय सिंह सिद्धराज था, तो ये भी याद रखना है साथियों। कौन था, जय सिंह सिद्धराज था, तो ये भी आपको याद रखना है। जय सिंह सिद्धराज था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज था साथियों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है अगली चीज़ यहाँ पर, चलिए अगला जो है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश में सिर्फ आपको याद रखना है तो ये कि कलचुरी वंश का संस्थापक उक्कल था और राजधानी त्रिपुरी थी, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट आया आपका सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे, सूर्यवंशी थे। वे अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे और जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, तो याद रखना है आपको। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे और विजय स्तंभ का निर्माण उन्होंने अपनी विजय के लिए उपलक्ष्य में करवाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। तो साथ ही इसी के साथ आपका प्राचीन इतिहास का भाग समाप्त होता है। अब मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो लाऊंगा मैं कल। तब तक आज आप लोग इस पूरे पार्ट को एक बार रिवाइज़ करें, रीड करें अच्छी तरीके के साथ में, अगर समझ आया हो तो। उसके बाद कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल आप लोग का जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए मध्यकालीन इतिहास और आखिरी बचेगा आधुनिक इतिहास, और फिर उसके बाद हम लोग उठाएंगे भूगोल और विविध। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।